क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक नहीं रहा, स्वायत्त नहीं रहा, इंडिपेंडेंस नहीं रहा, तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उस राष्ट्र के भीतर चरमरा जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया कि अब कार्यपालिका का निर्वाचन आयोग के नियुक्ति में जो एकाधिकार था उसे समाप्त किया जाएगा। क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र नहीं रहा तो इलेक्शन स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, और इलेक्शन स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे संवैधानिक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मैं रहबर नवाज आज के इस एपिसोड में आपके लिए भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे एक वीडियो लेकर के आया हुआ हूं, जिसमें हम महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं पे बात करेंगे, उसकी संरचना पे, उसके अनुच्छेदिक प्रावधान पे और भारतीय लोकतंत्र में उसकी प्रासंगिकता पे। तो आइए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पहला है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में देखने को मिलता है, और इसके साथ ही इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 326, जो समस्त नागरिकों को 18 वर्ष के बाद सार्वभौमिक मताधिकार देता है। लेकिन निर्वाचन आयोग की जो संरचना रही है वो मूल संविधान से लेकर के अब तक परिवर्तित होती रही है। मूल संविधान में सिर्फ एक ही सदस्य जो कि अध्यक्ष होता था वो निर्वाचन आयोग को संभालता था। बाद में इसमें 2 सदस्य बढ़े, फिर हटाए गए और फिर सम्मिलित किया गया। ये इंगित करता है कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग काम करता है। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन कमीशन का बेहतरीन लोकतांत्रिक तरीकों से काम करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक नहीं रहा, स्वायत्त नहीं रहा, इंडिपेंडेंस नहीं रहा, तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उस राष्ट्र के भीतर चरमरा जाती हैं। क्योंकि यही वो संवैधानिक संस्था है जो लोकतंत्र को सुचारू रूप से बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया कि अब कार्यपालिका का निर्वाचन आयोग के नियुक्ति में जो एकाधिकार था उसे समाप्त किया जाएगा। ये फैसला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र नहीं रहा तो इलेक्शन स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, और इलेक्शन स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे संवैधानिक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब 3 सदस्यों द्वारा जो कमेटी बनेगी उस कमेटी के बहुमत के आधार पर निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाएगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, इस तीनों कमेटी के सदस्य। चलिए देखते हैं निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। अब क्वेश्चन उठ जाए, ऑप्शन दे दे कि निम्नलिखित में से किन किन चुनावों को राष्ट्रीय चुनाव आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग संचालित करवाता है, तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या होगा तो सही होगा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं का चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा इनके उपचुनाव। अगर कोई सदस्य मर जाता है या फिर इस्तीफा दे देता है या फिर उसका निर्वाचन किसी भी तरीके से अवैध माना जाता है और सीट खाली हो, तो जो उपचुनाव होगा वो कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग कराएगा। पृष्ठभूमि क्या है? भाग 15 में चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसमें संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी वजह से राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग, उसके सदस्यों की शक्ति, कार्य, कार्यकाल और पात्रता आदि से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग की संरचना
मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया और तब से अभी तक यही बना हुआ है। निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक के अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो वो होता है और इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त है और समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है, यानी स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से ही इनको हटाया जा सकता है। फिर उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसमें देखिए क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक इसके बारे में बताया गया है। सदस्यों की नियुक्ति UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वहां भी निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। यहां भी राष्ट्रपति कर रहे हैं। UPSC का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष, यहां भी 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहता है। पुनर्नियुक्ति, क्या पुनर्नियुक्ति हो सकती है? कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका हो, अपना कार्यकाल पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। त्यागपत्र, कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। निष्कासन और निलंबन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के उपरांत ही किया जा सकता है। यह आर्टिकल 317 में है, केस चलने के बाद ही हटाया जा सकता है। अब है केंद्रीय वित्त आयोग, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन। संवैधानिक प्रावधान क्या है? वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में उल्लेख किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है, यानी इसके द्वारा दिए गए रिपोर्ट्स सलाहकारी होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं कि सरकार को मानना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें कुल 5 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। संसद को शक्ति प्राप्त है कि वित्त आयोग की सदस्यता को निर्धारित करे और वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया था, उसी के तहत अब तक काम हो रही है। तो अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको पब्लिक मामलों का यानी पब्लिक इशू का जानकार हो और 4 सदस्यों में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो या उन्हें प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए, यह काम वित्त आयोग का है। या फिर राष्ट्रपति कोई उसे अन्य काम सौंपता है तो वो करने के लिए बाध्य हैं। 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान सहायता दिए जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए, सब वित्त आयोग का काम है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधन की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित नीति में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना भी इसका काम है। या राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अन्य काम, यह अपने रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में इसे रखवाता है और ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में 89वां संशोधन अधिनियम 2003 को पारित करके एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित कर दिया गया। अतः यह अब क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। पहले सिर्फ 338 के तहत ही क्या था? जाति और जनजाति आयोग एक ही में सम्मिलित था, बाद में अलग किया गया है। अनुच्छेद 338A अन्य बातों के साथ साथ संविधान के तहत किसी कानून के तहत सरकार को किसी अन्य आदेश के तहत शेड्यूल ट्राइब को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों और कार्यान्वयन की निगरानी करने का काम
करता है, इसकी संरचना जान लेते हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। सदस्यों में कम से कम एक सदस्य महिला होना चाहिए। कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के सदस्यों कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक होता है, यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। और ये ये 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, यानी एक बार सदस्य अध्यक्ष बन जाएं तो एक बार और बन सकते हैं, तीसरी बार नहीं बन सकते। अनुसूचित जाति आयोग, यह भी संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना: एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, लगातार 2 बार रह सकते हैं, तीसरी बार नहीं रह सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित या फिर अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए संविधान में कहां-कहां प्रोविजन है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में देखेंगे कि उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 16(4)(a) में देखेंगे, राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदोन्नति के मामले में भी इन वर्गों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 46 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, इसमें भी शामिल है कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक न्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामले में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के सदस्यों के दावों को लगातार प्रशासनिक रक्षा के साथ ध्यान में रखा जाएगा। अनुच्छेद 330, 332 क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इनके लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको एग्जाम 30 के ये प्रयास पसंद आ रहे होंगे। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य अभ्यर्थियों तक भी इस प्रयास को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी अपनी एग्जाम के संघर्ष में एक मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत।